दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है। बीते 10 साल से हरियाणा की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए कहा जा रहा था कि अब की बार हवा उसके खिलाफ बह रही है। इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन जब नतीजे आए तो कांग्रेस पार्टी हक्की बक्की रह गई। विधानसभा चुनाव की 90 सीटों पर हुए सीधे मुकाबले में कांग्रेस औंधे मुंह गिर गई। एग्जिट पोल और चुनावी पंडितों की भविष्यवाणी को झुठलाते हुए बीजेपी एक बार फिर से हरियाणा की सत्ता पर काबिज हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव की बाजी को अपने पक्ष में कैसे किया। दरअसल किसानों और महिला पहलवानों के आंदोलन ने बीजेपी की नींद हराम कर रखी थी, लेकिन इन दोनों आंदोलन के खिलाफ बीजेपी ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। इतना ही नहीं, बीजेपी अपने नेताओं को किसानों से पिटते चुपचाप देखती रही। किसानों का मन इतना बढ़ गया कि उन्होंने कई बार पूर्व सीएम मनोहर लाल समेत कई मंत्रियों को गांवों में घुसने से रोक दिया, लेकिन बीजेपी फिर भी शांत रही, किसी पर कोई केस नहीं किया, जिसका फायदा भी उसे ही मिला है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जाटों पर डिपेंडेंट रही, जिनकी आबादी हरियाणा में करीब 22% है। कांग्रेस को लगा कि किसान आंदोलन के बाद जाट बीजेपी से नाराज हैं और कांग्रेस इसी नाराजगी को भुनाने में लगी रही और प्रदेश की करीब 21% दलित और अल्पसंख्यक वोटों को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने हरियाणा के बड़े दलित चेहरों में शुमार कुमारी सैलजा को भी साइडलाइन कर दिया, लेकिन इसके उलट बीजेपी ने जाट दलित समीकरण बनाती हुई दिखी। दलित वोटों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले अशोक तंवर जैसे बड़े दलित चेहरे की भी बीजेपी में एंट्री कराई गई थी, लेकिन वोटिंग से ऐन मौके पहले अशोक तंवर ने पलटी मार ली और वापस कांग्रेस का हाथ थाम लिया। लेकिन बीजेपी ने हार नहीं मानी। बीजेपी ने दलितों को बार बार याद दिलाया कि उनके राज में दलितों के साथ मिर्चपुर और गोहाना जैसे कांड नहीं हुए। खुद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मिर्चपुर और गोहाना का जिक्र करते नजर आए। इसके साथ ही रणनीति के तहत आखिरी वक्त पर ओबीसी समुदाय से आने वाले नायाब सैनी को हरियाणा का सीएम बनाना भी बीजेपी के लिए काफी फायदे का सौदा रहा। सैनी बड़बोले नहीं है, उनका व्यक्तित्व सौम्य है। सैनी को मुख्यमंत्री के तौर पर कम वक्त मिला, लेकिन इस वक्त पे उन्होंने ओबीसी अधिकारियों के लिए नए कानून बनाए, ऐसी कई योजनाएं बनाई जो सीधे आम जनता को फायदे पहुंचाए। ओबीसी वोटों का ध्रुवीकरण कराने में भी सैनी को कामयाबी मिली। बीजेपी ने 35% आबादी गैर जाटों यानी कि ओबीसी को साधा। प्रदेश में कई अभियान चलाकर अनुसूचित जाति तक भी पहुंच बनाने की कोशिश की, जिससे बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचा और तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने का मौका दिया। जहां चुनाव से पहले ही हरियाणा में कांग्रेस अति आत्मविश्वास में नजर आई, तो वहीं बीजेपी ने एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा। पूर्व सीएम मनोहर लाल के लिए जनता में नाराजगी को भांपकर उन्होंने कुछ दिनों के लिए उन्हें साइडलाइन कर दिया। वहीं विनेश फोगाट ने कांग्रेस का हाथ थामकर कई बार पीएम मोदी पर निशाने साधे, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह को छोड़ दें तो किसी भी बीजेपी नेता ने विनेश को जवाब नहीं दिया। जैसे कि ऊपर से सभी नेताओं को साफ निर्देश मिला हो कि विनेश के खिलाफ किसी के मुंह से एक शब्द ना फूटे। और तो और यूपी की राजनीति में दबंग नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले बृजभूषण को भी चुप्पी साधने का फरमान जारी किया गया था। बीजेपी की जीत की इन सारी वजहों में से एक वजह यह भी रही कि जब बीजेपी ने टिकट बांटे तो कई नेताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी के खिलाफ जाने की बात कही, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान तक कर दिया, जिन्हें खुद सीएम नायब सैनी मनाने के लिए पहुंचे, जिससे जनता में बीजेपी की छवि धूमिल होने से बच गई। और अब जो नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत तो रंग लाई ही है, साथ ही पार्टी की रणनीति भी काम कर गई है। चलिए, इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।